Welcome students in our YouTube channel. Today we are going to start a new lecture series on an integral equation. ठीक है। तो इंटीग्रल इक्वेशन ये हमारा लेक्चर है। इंटीग्रल इक्वेशन क्या है? इंटीग्रल इक्वेशन सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज अ इंटीग्रल इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? जैसे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है, एल्जेब्रिक इक्वेशन पढ़ी है, हमने पढ़ा है डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मैं कोई लिख दूँ dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल्स टू साइन एक्स, ये क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। या कोई मैं एल्जेब्रिक इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, मैं कोई पॉलिनोमियल लिख दे रहा हूँ, वो भी अपने आप में एक इक्वेशन है। या मैं वन वेरिएबल में लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, वो सारी इक्वेशन, जैसे मैंने लिख दिया 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0, ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है। तो फर्स्टली अगर हम बात करते हैं इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन, ठीक है, देन हम बात करेंगे इंटीग्रल इक्वेशन की। तो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन जो आपको दो क्वांटिटीज या फिर दो एक्सप्रेशन की इक्वलिटी को दिखा रहा है। ठीक है, दो एक्सप्रेशन है आपके पास और उसमें कुछ आपके पास अननोन पड़ा हुआ है। ठीक है, इस अननोन की किस वैल्यू के लिए ये दोनों क्वांटिटीज या ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल होंगे, किस वैल्यू के लिए ये जो अननोन की वैल्यू इसे सेटिस्फाई करेगी वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि y की किस वैल्यू के लिए ये दोनों साइड जो है वो इक्वल हो जाएंगी, y इज द अननोन। ठीक है, तो y इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। x की किस वैल्यू के लिए ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। तो दो क्वांटिटीज या दो एक्सप्रेशन की इक्वलिटी को जो चीज दिखा रहा है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या है? वो एक इक्वेशन है, इज एन इक्वेशन। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटीग्रल इक्वेशन की। इंटीग्रल इक्वेशन से आपका क्या मीनिंग है? देखो, इंटीग्रल इक्वेशन के मीनिंग को समझने के लिए मैं एक इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, मैं एक इंटीग्रेशन कर रहा हूँ x e टू दी पावर x dx। बाई पार्ट करते हैं इस इंटीग्रेशन को। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और फिर उसका इंटीग्रेशन, ये आ गया है। अब इसमें मैं क्या काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंजेस कर ले रहा हूँ। ठीक है, इसे इधर लेके चला गया माइनस के e टू दी पावर x को, e टू दी पावर x इधर जाके प्लस का हो गया है। x e टू दी पावर x dx इज इक्वल्स टू x e टू दी पावर x, ये रह गया। अब अभी ये दोनों साइड इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, मैं इस e टू दी पावर x को यहाँ से हटा दे रहा हूँ, यहाँ से भी हटा दिया और यहाँ से भी हटा दिया, और मैंने इसके प्लेस पे कोई अननोन छोड़ दिया है yx। ठीक है, और मैं कहूँ कि फाइंड दिस y, आपको वो y फाइंड करना है जो इसे सेटिस्फाई करता है, जो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक इक्वेशन हो गई। ठीक है, और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, इस इक्वेशन में एक अननोन आपका प्रेजेंट है। ठीक है, एक अननोन फंक्शन प्रेजेंट है yx, ये yx ही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। आपको वो y फाइंड करना है जो इसे सेटिस्फाई करता है, जो इसे सेटिस्फाई करता है वो y आपको फाइंड करना है। तो अंडर द इंटीग्रल साइन आपके पास एक अननोन आ गया है। ठीक है, इस अननोन इस टाइप की जो इक्वेशन होगी इज कॉल्ड ना इंटीग्रल इक्वेशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंटीग्रल इक्वेशन क्या है, व्हाट इज इंटीग्रल इक्वेशन। तो इंटीग्रल इक्वेशन क्या हुई आपके पास? इज एन इक्वेशन। ठीक है, इंटीग्रल इक्वेशन क्या हुई? इज एन इक्वेशन, इज एन इक्वेशन इन विच अ अननोन फंक्शन, एक अननोन या दो अननोन, ठीक है, अ अननोन फंक्शन प्रेजेंट अंडर अ इंटीग्रल साइन, अंडर अ इंटीग्रल साइन, इंटीग्रल साइन के अंदर जहां पर आपका एक अननोन फंक्शन प्रेजेंट है, तो उस टाइप की इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड एन इंटीग्रल इक्वेशन, इज कॉल्ड एन इंटीग्रल इक्वेशन। आप कोई भी एक ऐसा इक्वेशन लिख सकते हैं जहां पे मैं यही लिख देता हूं x, यहाँ पे मैंने कोई वाई एक्स अननोन छोड़ दिया है, डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, मैं ये कह रहा हूँ ये भी एक इंटीग्रल इक्वेशन है। ठीक है, आपको वो y फाइंड करना है जो इसे सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो इंटीग्रल इक्वेशन से आपका मीनिंग है अंडर द इंटीग्रल साइन अगर आपके पास कोई अननोन फंक्शन प्रेजेंट है, देन दिस टाइप की इक्वेशन को हम कहेंगे इंटीग्रल इक्वेशन। अब इसे कैटेगराइज किया जाता है फ्रेडोलॉम और वोल्टेरा। ठीक है, फ्रेडोलॉम इंटीग्रल इक्वेशन एंड अ वोल्टेरा टाइप इंटीग्रल इक्वेशन। तो अगर हम फ्रेडोलॉम की बात करते हैं सबसे पहले, तो फ्रेडोलॉम की जो जनरल फॉर्म आपकी हो जाएगी, फ्रेडोलॉम इंटीग्रल इक्वेशन। फ्रेडोलॉम इंटीग्रल इक्वेशन कैसी हो जाएगी? इसकी जो जनरल फॉर्म है आपकी, इस टाइप की जो इंटीग्रल इक्वेशन आपकी होगी, वाई एक्स
इंटू जी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस, फ्रोडोलॉम में क्या होगा, कांस्टेंट लिमिट होगी आपकी ए टू बी के एक्स टी, और ये जो y है ये आपका अननोन है, यहाँ पे वाई टी डी टी, यहाँ पे कोई पैरामीटर है आपका, रियल पैरामीटर है, ठीक है। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होगी ये जर्नल फॉर्म कहलाती है फ्रोडोलॉम इंटीग्रल इक्वेशन की। हियर आपका जो आपका जी एक्स है, एफ एक्स है और के एक्स टी है, ये कैसे है, आर नॉन फंक्शन, ये कैसे है, ये नॉन फंक्शन है, ठीक है। एंड जो वाई टी है आपका, वाई टी या वाई एक्स, ये क्या है, वाई एक्स इज अननोन, ये हमें फाइंड करना है, अननोन जो है ये हमें फाइंड करना है, यही इसका सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। जो अननोन है किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन से मीनिंग क्या होता है, उसमें जो अननोन वेरिएबल या अननोन फंक्शन प्रेजेंट है वो आपको फाइंड करना है, जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमारा मीनिंग है y की वैल्यू, y की वो वैल्यू हमें फाइंड करनी है जो इसे सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये है जर्नल फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड फ्रोडोलॉम काइंड, जो आपकी है फ्रोडोलॉम टाइप की जो इंटीग्रल इक्वेशन है उसकी ये जर्नल फॉर्म हो गई। इसमें क्या होता है, और इसे जो के एक्स टी है, एंड के एक्स टी इज कॉल्ड, इसे हम कर्नल कहते हैं, के एक्स टी इज कॉल्ड कर्नल, इसे हम कर्नल कहते हैं, द कर्नल ऑफ अ इंटीग्रल इक्वेशन। इसमें क्या है, कांस्टेंट लिमिट होती है, फ्रोडोलॉम में क्या होती है, कांस्टेंट लिमिट होती है, इस जर्नल फॉर्म है, इस जर्नल फॉर्म, इस जर्नल फॉर्म ऑफ अ फ्रोडोलॉम इंटीग्रल इक्वेशन, फ्रोडोलॉम टाइप इंटीग्रल इक्वेशन की ये जर्नल फॉर्म है, ठीक है। अब इसमें भी आपके काइंड्स आएंगे, फर्स्ट काइंड फ्रोडोलॉम, सेकंड काइंड फ्रोडोलॉम, होमोजीनियस। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं वोल्टेरा की, वोल्टेरा कैसी है, वोल्टेरा, ठीक है, वोल्टेरा, वोल्टेरा क्या है, इस टाइप की जो आपकी इंटीग्रल इक्वेशन होगी, वाई एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस लैम्डा टाइम किसी कांस्टेंट से लेके वेरिएबल तक आपकी लिमिट है, इसमें क्या है, वेरिएबल लिमिट है, अपर लिमिट वेरिएबल है, ठीक है, के एक्स टी वाई टी डी टी, ठीक है। तो इस काइंड की या इस टाइप की जो आपकी इंटीग्रल इक्वेशन होगी ये कैसी होगी, वोल्टेरा होगी, बस इसमें लिमिट का फर्क आ गया है, लिमिट कैसी है, इसमें वेरिएबल लिमिट है, तो इसे हमने कहा वोल्टेरा टाइप इंटीग्रल इक्वेशन। सिमिलर यहाँ पर भी जो जी एक्स है, एफ एक्स है और आपका के एक्स टी है, ये नॉन फंक्शन है, और के एक्स टी को कर्नल कहेंगे, और वाई टी यहाँ पे या वाई एक्स क्या है, अननोन फंक्शन है, बिल्कुल उसी के सिमिलर। बस यहाँ पे जो अपर लिमिट है आपकी ये कैसी हो गई है, ये वेरिएबल हो गई है, तो ये वोल्टेरा हुई, और इसमें दोनों लिमिट जो है आपकी वो कांस्टेंट लिमिट है, तो इसे हमने फ्रोडोलॉम कहा। अब वोल्टेरा एंड फ्रोडोलॉम में अगर हमारा ये फंक्शन, ये जो यहाँ पर एफ एक्स है, अगर ये ना हो, ये जीरो हो जाए, वोल्टेरा में हो चाहे फ्रोडोलॉम में हो, फ्रोडोलॉम में हो चाहे वोल्टेरा में हो, अगर ये फंक्शन आपका जीरो हो जाए, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं होमोजीनियस, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक लिख सकते हैं, इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, अगर एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है, देन अबव इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस, होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन, तो इसे हम होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन कहेंगे। फ्रोडोलॉम है तो फ्रोडोलॉम होमोजीनियस हो जाएगी, और यहाँ पे वोल्टेरा में अगर है तो ये वोल्टेरा होमोजीनियस हो जाएगी, अगर ये वाली यहाँ पे इस फंक्शन को अगर जीरो है तो ये वोल्टेरा में होमोजीनियस हो जाएगी, और ये फ्रोडोलॉम में होमोजीनियस हो जाएगी, ठीक है। नाउ अब बात आती है काइंड्स की, काइंड्स डिपेंड करते हैं इस फंक्शन जी पर, जो काइंड्स है फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड, वो इस फंक्शन जी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अगर ये फंक्शन आपका जी कैसा है, इफ फंक्शन जी, ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाता है इफ जी एक्स, जो आपका जी एक्स फंक्शन है अगर ये जीरो है, ठीक है, अगर जी एक्स फंक्शन जीरो है, ठीक है, दैट इज अगर जी एक्स फंक्शन जीरो है तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी हो जाएगी, ये पूरी साइड जीरो हो जाएगी, ये पूरी साइड जीरो हो जाएगी, तो इस तरीके की एक इंटीग्रल इक्वेशन आपके पास हो जाएगी, एफ एक्स प्लस लैम्डा टाइम ए टू एक्स के एक्स टी वाई टी डी टी इज इक्वल्स टू जीरो,
इधर जीरो लिख लो या इधर जीरो लिख लो, ये साइड पूरी जीरो हो जाएगी। दैट इज इस टाइप की जो इंटीग्रल इक्वेशन होगी इज कॉल्ड फर्स्ट काइंड, इसे कहते हैं फर्स्ट काइंड, फर्स्ट काइंड इंटीग्रल इक्वेशन। अब ये वोल्टेरा है, वोल्टेरा में भी सिमिलर इसी तरीके से है, वोल्टेरा ही है ये, ठीक है, फर्स्ट काइंड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, इसी का सिमिलर बिल्कुल फ्रेडोलॉम में। अगर ये जी जीरो हो जाए तो फर्स्ट काइंड फ्रेडोलॉम, इसे कहेंगे हम फर्स्ट काइंड फ्रेडोलॉम, ठीक है, ठीक है। तो दोनों में काइंड डिपेंड कर रहा है जी पे, ठीक है, चाहे वो कांस्टेंट लिमिट है तो उसे हम फ्रेडोलॉम में फर्स्ट काइंड कहेंगे, और वेरिएबल लिमिट है तो उसे हम वोल्टेरा में फर्स्ट काइंड कहेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका ये क्या हो जाए, सेकंड इज अगर ये जो जी एक्स है आपका ये कोई कांस्टेंट हो जाए, जी एक्स कोई कांस्टेंट हो जाए, मेनली हम वन को ही लेते हैं, के हो जाए, तो सपोज ये वन हो जाए, के इज इक्वल्स टू वन हो जाए, ठीक है, दैट इज जो आपकी इक्वेशन है वो कैसी हो जाएगी, दैट इज जो आपकी इक्वेशन है वो ये हो जाएगी वाई एक्स, और यहाँ पे जो जी एक्स है वो वन हो जाएगा या फिर कोई कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, और बाकी इधर की जो साइड है वो सिमिलर एज इट इज रहेगी, एफ एक्स प्लस लैम्डा टाइम एक लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक, ये डिपेंड करेगा कि लिमिट कांस्टेंट है तो फ्रेडोलॉम, और लिमिट वेरिएबल है तो वोल्टेरा, ठीक है, के एक्स टी वाई टी डी टी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, इस कॉल्ड सेकंड काइंड, ये कैसी कहलाएगी आपकी, ये सेकंड काइंड कहलाएगी, इस कॉल्ड सेकंड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। काइंड डिपेंड कर रहा है जी पे, जी जीरो है देन फर्स्ट काइंड, जी अगर वन है तो देन सेकंड काइंड, ठीक है। एफ एक्स पे डिपेंड कर रहा है होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस होना, तो अगर एफ एक्स जीरो है, ये एफ एक्स जीरो है देन इज होमोजीनियस, अदरवाइज नॉन होमोजीनियस। वेरिएबल लिमिट पे डिपेंड कर रहा है कि अगर वेरिएबल लिमिट है तो वोल्टेरा, और कांस्टेंट लिमिट है तो फ्रेडोलॉम, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एक फ्रेडोलॉम के अंदर भी फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड और होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस हो सकता है, वोल्टेरा के अंदर भी फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस हो सकता है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे पहचानने के लिए हम कुछ एग्जांपल करें, ठीक है, एक दो हम एग्जांपल अगर हम पहचान के लिए करें, जैसे हमने एक इंटीग्रल इक्वेशन यहाँ पे लिख दी, वाई एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस जीरो टू एक्स एक्स टी वाई टी डी टी। तो इसमें हम फर्स्टली देखेंगे कि लिमिट कैसी है, लिमिट कैसी है, वेरिएबल लिमिट है, तो इसका मतलब ये वोल्टेरा है, ठीक है, वोल्टेरा है। यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे जीरो नहीं हो रहा है तो ये नॉन होमोजीनियस है, नॉन होमो है, नॉन होमो है, और यहाँ का जो फंक्शन है जी एक्स वो वन हो गया है, इसका जो कॉपिशियंट है वो वन हो गया है, तो दैट मीन सेकंड काइंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेकंड काइंड है, तो यहाँ से क्लियर है कि ये नॉन होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड है। ये कैसी है, नॉन होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कोई, अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ पे जीरो कर देता, अगर ये साइन एक्स ना होता तो फिर ये कैसी होती, फिर ये होमोजीनियस होती, फिर ये होमोजीनियस होती और वोल्टेरा ही होती, ठीक है। तब ये क्या हो जाती, वोल्टेरा ही रहती, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब ये वोल्टेरा ही रहती, क्योंकि वेरिएबल लिमिट है तो वोल्टेरा है, और एफ एक्स के जीरो होने से ये होमोजीनियस हो गई है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे कॉपिशियंट वन है, कॉपिशियंट वन है तो ये सेकंड काइंड है, ठीक है। तो ये होमोजीनियस सेकंड काइंड हो जाएगी वोल्टेरा में, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, वोल्टेरा होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। अगर यहाँ पे कोई फंक्शन है देन फिर ये नॉन होमोजीनियस हो जाएगी, ठीक है। अगर ये साइड भी जीरो हो गई तो फिर ये फर्स्ट काइंड हो जाएगी, अगर ये साइड भी जीरो हो गई तो फिर ये फर्स्ट काइंड हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम एक एग्जांपल और कंसिडर करें, इंटीग्रल इक्वेशन मैंने लिखी वाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो टू वन लिमिट है हमारी ए टू दी पावर एक्स प्लस टी वाई टी डी टी। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इसकी जो लिमिट है वो कांस्टेंट लिमिट है, कांस्टेंट लिमिट है तो ये फ्रेडोलॉम है, फ्रेडोलॉम है। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन जो है वो कुछ फंक्शन प्रेजेंट है तो ये नॉन होमोजीनियस है, कैसी है, नॉन होमोजीनियस है, फ्रेडोलॉम है, और यहाँ पे जो कॉपिशियंट है वो वन है, यहाँ का जो कॉपिशियंट है, यहाँ का कॉपिशियंट वन हो गया, जीरो नहीं हुआ है, तो इस दैट मीन्स ये कैसी है, सेकंड काइंड है, प्लस ये आपकी कैसी है, सेकंड काइंड। तो ये होगी फ्रेडोलॉम, नॉन होमोजीनियस फ्रेडोलॉम, नॉन होमोजीनियस फ्रेडोलॉम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, ठीक है। अगर यहीं पे ये जीरो हो जाएगा तो फिर ये होमोजीनियस हो जाएगी, ये भी साइड जीरो हो जाएगी तो फिर ये फर्स्ट काइंड हो जाएगी,
ठीक है। तो इस तरीके से मतलब वोल्टेरा में भी फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड एंड होमोजीनियस हो सकती है, फ्रोडोलॉम में भी फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड एंड होमोजीनियस हो सकती है। तो इंटीग्रल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन से रिलेटेड ये हमारा लेक्चर था। इसमें फर्स्टली हमने इंटीग्रल इक्वेशन को डिफाइन किया कि इंटीग्रल इक्वेशन क्या है। कोई भी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें इंटीग्रल साइन के अंडर में, अंडर द इंटीग्रल साइन कोई अननोन फंक्शन अगर प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है। अब इसमें काइंड्स या टाइप्स होते हैं फ्रोडोलॉम और वोल्टेरा, फ्रोडोलॉम और वोल्टेरा। अब ये फ्रोडोलॉम और वोल्टेरा भी होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड इस तरीके से डिवाइडेड है। तो हमने कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से पहचानना सीखा। फर्स्टली हमें पहचानना है कि किस टाइप की है। अब जिस टाइप की है उसका सॉल्यूशन उसी की तरीके से हम निकालने का जो मेथड है, जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्यूशन निकालने के लिए कैटेगराइज करते हैं। लीनियर का प्रोसेस अलग है, नॉन लीनियर का प्रोसेस अलग है ना, और कांस्टेंट कोएफिशिएंट का प्रोसेस अलग है। ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको फर्स्टली पहचानना आना चाहिए कि इंटीग्रल इक्वेशन किस टाइप की है। अगर आपको पहचान आ गई फिर उसी के हिसाब से हम आगे प्रोसीड करेंगे कि सॉल्यूशन को हमें कैसे निकालना है। ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली इंट्रोडक्शन से रिलेटेड लेक्चर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।